हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे। तो आइए आज हम बात करेंगे जून 2024 में क्वालिफाई हुए जेआरएफ की स्टूडेंट वंदना से और जानेंगे उनकी सारी रणनीति के बारे में, कैसे उन्होंने पढ़ा, कितना देर पढ़ा और कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की कि आज उनका रिजल्ट जेआरएफ के तौर पे उभर के आया है सामने। तो वंदना, एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। तो मैं चाहूँगा जो भी विद्यार्थी आपको देख रहे हैं आप उनको अपने बारे में इंट्रो दे दें। मेरा नाम वंदना सिंह है और मेरा ग्रेजुएशन जो है वो यहीं के एफिलिएटेड कॉलेज वीकेएम से हुआ है और अभी मैं पीजी यहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट से कर रही हूँ जी। तो आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने परसेंटाइल बने, बता दीजिए। इस बार मेरा जून में जो है वो 95 क्वेश्चन सही हुए थे और 191 मेरे मार्क्स रहे और परसेंटाइल 99.59 रहा जी। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई वंदना कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपको नेट जेआरएफ के बारे में कब पता चला कि नेट जेआरएफ भी होता है और कब आपने सोचा कि मुझे ये देना है? मैं जब थर्ड ईयर में थी, बीए थर्ड ईयर में, तो मुझे सत्यपाल सर की क्लास के बारे में पता चला। तो मैं सीयूईटी के दौरान सत्यपाल सर की क्लास को करती थी, तो उसमें सर ने मेरे को नेट जेआरएफ के बारे में जो भी चीजें होती थी उसको बताया था। अच्छा, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था नेट जेआरएफ? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। पहला आपने सीयूईटी के एग्जाम के समय ही दिया था ना? जी। तो जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे सीयूईटी के साथ साथ अगर नेट जेआरएफ की भी तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी बीए थर्ड ईयर में है, तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या क्राइटेरिया है और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। तो वंदना, कितना समय आप नेट जेआरएफ के लिए देती थी? क्योंकि अभी आप पीजी कर रही हैं, तो अभी आपका सेमेस्टर्स का भी एग्जाम है और सेमेस्टर्स के लिए भी आपको पढ़ना है, तो कितना देर आपने आपको? हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एग्जाम था वो 18 जून को होने वाला था। तो मैं अपने प्रिपरेशन जो मार्च से स्टार्ट की थी, तो उस दौरान चूंकि टाइम बहुत कम था, 2-3 महीने ही थे, तो हम प्रॉपर क्लास तो मैं अपने क्लास में अटेंटिव रहती थी, तो क्लास भी जाना जरूरी होता था। तो मैं फिर भी दिन के 7-8 घंटे पढ़ लेती थी। दिन में 7-8 घंटे पढ़ती थी और रात में 2-3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 10 घंटे आप रेगुलर बेसिस पे आप जेआरएफ के लिए पढ़ लेती? हाँ, 2-3 महीने मैं 10 घंटे पढ़ी हूँ जी। तो जैसे मेरा अगला सवाल यही था कि कितने महीने में जेआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर सच्चे मन से पढ़े तो? अगर अच्छे से आप पढ़े तो 3 महीने में जेआरएफ कर सकते हैं। अगर अच्छे से 10 घंटे आप उसको प्रॉपर दे रहे हैं। घंटे मैटर नहीं करता है कि आप 10 घंटे ही दें, आपको आउटपुट कितना मिल रहा है इससे, क्योंकि सबका स्ट्रेंथ जो होता है वो अलग अलग होता है। जी। तो मतलब एमए के साथ साथ आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर। तो मैं ये आगे मुझे बताइए कि जैसे आपका एमए का जो सिलेबस है या सीयूईटी के लिए जो आपने पढ़ा, वो कितना आपके लिए हेल्पफुल हुआ नेट जेआरएफ के लिए? सबसे पहले तो मैं सीयूईटी के लिए बोलना चाहूँगी। तो जब मैं यहाँ सर की क्लास करने आई थी, तो सच बताओ तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो सर एक क्राइटेरिया हमको फिक्स कर देते थे कि 1800 से लेके 1900 तक का पढ़ना था। तो उस बीच की जितनी भी हिस्ट्री आती थी वो मैं पढ़ के आती थी। तो वहाँ से मुझे ये बेस पता चला कि मैं यहाँ से शुरू कर सकती हूँ और अपने। जी। तो जैसे आपने बताया कि कितना देर पढ़ती थी और ये, तो अब जो आपके विद्यार्थी देख रहे हैं जो नेट का एग्जाम देने वाले हैं या जो देंगे आने वाले समय में, तो उनकी एक चाह होगी कि दीदी कैसे पढ़ती थी, कौन सी बुक्स उन्होंने अपने पढ़ाई में इंक्लूड किया। तो उसके बुक्स के बारे में बताइए कि आपने फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी और सेकंड पेपर के लिए क्या पढ़ा? फर्स्ट पेपर के लिए मैंने वीडियोस को फॉलो किया था। उसमें सब लोग जानते हैं कि 10 यूनिट होते हैं, तो सारी यूनिट्स के लिए मैंने अलग अलग टीचर्स को फॉलो किया था। जैसे कि इंडियन लॉजिक के लिए मैंने गुलशन मैम और प्रीति मैम को फॉलो किए थे यूट्यूब पे, और बाकी आईसीटी या फिर पीडी के लिए मैंने भरत सर को फॉलो किया था। और भी सारे यूनिट्स के जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, गुलशन मैम से ही मैंने पढ़ा था। ज़्यादातर मैं गुलशन मैम से ही पढ़ी। ओके। तो आप हिस्ट्री के लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ा और फर्स्ट पेपर के लिए तो ये भी बताइए, बुक्स बता दे। हिस्ट्री के लिए मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, जैसे कि एजीपी मैंने लगाया पूरा पीवाईक्यू, और उसके बाद से आर्या को मैंने 2-3 बार पढ़ा है। और रही बात तो साइड बुक पढ़ने की, तो मैं एंशिएंट में केसी श्रीवास्तव को थोड़ा बहुत पढ़ा है और बीएल ग्रोवर को मॉडर्न में पढ़ा है जी। और जैसे कि ये बुक्स के बारे में बता दी, आप बुक्स पढ़ती थी, साथ साथ नोट्स कितना इम्पोर्टेंट हुआ, आपको नोट्स बनाती थी आप? हाँ, मैं फर्स्ट पेपर का प्रॉपर नोट्स बनाई, क्योंकि फर्स्ट पेपर नया था तो उसके लिए नोट्स जरूरी होते थे। तो फर्स्ट पेपर के लिए बनाया था। और रही बात सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में कुछ नोट्स बनाया था। मेरे लिए ज्यादातर हेल्पफुल जो है वो आर्या रहा। आर्या को मैं जितना पढ़ सकती थी उतना मैंने पढ़ा है। हाँ, आर्या मैंने आपने पढ़ा। जैसे एक विद्यार्थी जो आपके मन में भी होता है, जैसे
जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं जिससे एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये जो आपके जूनियर्स देख रहे हैं या जो आपके साथ के विद्यार्थी देख रहे हैं उनको आप बताइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तैयारी के दौरान। जैसे कि मैंने किया कि मुझे क्लास भी देखने होते थे, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी। सुबह मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी, फिर उसके बाद से क्लास भी आना होता था, तो मैं जो भी क्लास करना होता था तो 1-2 घंटे क्लास करने के बाद मैं फिर दोबारा वहाँ पे रुकती नहीं थी, मैं तुरंत फिर से लाइब्रेरी आ जाती थी। क्योंकि सीट्स की बहुत वो था कि वहाँ पे सीट क्लेम हो जाते थे, फिर भी मैं उसको कैसे भी मैनेज करके फिर दोबारा लाइब्रेरी जाती थी और फिर पढ़ाई स्टार्ट करती थी। बीच बीच में मतलब अवॉइड करने की बात यह है कि मैं ज़्यादातर किसी से उतना बात नहीं करती थी। उस दौरान मैं चली जाती थी, मैं तैयारी ही करती थी। और फिर ये था कि घर पे थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, मोटिवेशन के तौर पे मैं अपनी मम्मी से बात करती थी। जी, और चलिए ये तो हो गई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपने PYQ देखा था और वो कितना एग्जाम के लजे से कितना जरूरी इंपॉर्टेंट है वो? PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि और PYQ के लिए AGP तो सबको पता होगा, AGP आप कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है PYQ। जी, और जैसा कि अभी आपने टाइम टेबल के बारे में बताया कि टाइम टेबल, तो आपका जो टाइम टेबल था एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कुछ करना चाहेंगे टाइम टेबल, तो वो भी बताएं बच्चों को। मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी और मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं एक टारगेट फिक्स करती थी कि आज मुझे मैनुअल का इतना पढ़ना है, या फिर जो भी मैं टारगेट फिक्स करती थी वो मैं पूरा करती थी। उसके बाद चाहे वो 10 घंटे में हो या 8 घंटे में हो, ये मैटर नहीं करता था, बस मैं उस टारगेट को पूरा कर लूँ, ये मेरे मन में रहता था। जी बिल्कुल। और जो अभी आपके बिगनर्स है, जो अभी 3rd ईयर में बच्चे हैं, जैसे आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट 3rd ईयर में ही दिया जैसे आपको सर ने बताया क्लास में, तो ऐसे ही जो बच्चे अभी 3rd ईयर में हैं, जो अभी बिगनिंग करेंगे, जो एग्जाम देंगे, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मेरे हिसाब से मैंने थोड़ी सी गलती की थी, उस समय भी आप कर सकते हैं, CUET के दौरान भी आप नेट JRF दे के और अच्छा कर सकते हैं। उस समय तैयारी हिस्ट्री की करते रहते हैं तो। हाँ, उस समय आपका सेकंड पेपर तो सर की क्लास से हेल्प मिल जाएगी। हाँ, बस थोड़ी सी ध्यान देने की बात यह है कि आप फर्स्ट पेपर को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर का रोल बहुत बड़ा है। आप नेट तो कर लेंगे लेकिन JRF के लिए फर्स्ट पेपर जरूरी है। जी, तो जैसे कि ये होता है, जो बच्चे आपको देख लिए कि अभी तैयारी कर लिए, पढ़ रहे हैं, कहीं सर की क्लास कर रहे हैं या फिर अपने से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक होता है कि पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, आप क्या करें, डिमोटिवेट होते थे, आपके पास साथ भी होता होगा ऐसे, तो आप इसके लिए क्या करती थी? जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो मेरे मन में ये होता था कि मुझे JRF करना, और मेरे घर की कंडीशन में ग्रामीण परिवेश से आती हूँ तो घर की याद आ जाती थी। और जब भी ये होता था कि मतलब मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट भी लगाती थी तो नंबर अच्छे नहीं आते तो डिमोटिवेट, लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ ना कि मैं मम्मी से बात करती थी, तो मैं जब मम्मी से बात करती थी तो मुझे फिर वो मोटिवेशन आ जाते थे कि नहीं मुझे पढ़ना है। घर पे मेरे भाई बहन मतलब सब लोग हैं तो सब लोग की उम्मीद है मेरे से, तो बस मैं अपने घर को याद कर लेती थी। जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं घर चली जाती थी। मेरा घर 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मैं चली जाती थी कि 2-3 दिन में मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर मैं आऊँगी। मतलब मेरे लिए मेरे घर वाले ही मोटिवेशन का काम किया। इसके लिए मैंने कोई मतलब ऐसा कुछ अलग एक्टिविटीज़ नहीं किया है। बिल्कुल। और आपसे आगे मैं ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर सत्यपाल सर की क्लास का कितना योगदान रहा आपके नेट JRF क्वालिफिकेशन में? मैंने बताया कि सर से मुझे बेस मिला है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, और जब भी सर से मिलती थी तो सर बोलते थे कि आप अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा, तो एक प्रकार का मोटिवेशन मिला। और जब नेट JRF की सर ने क्लास स्टार्ट किया था तो तब भी मैं जाती थी, और सर को भी याद होगा और मुझे खुद याद है कि मैं रेगुलर जाती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। मुझे ये पता चला कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। सर बहुत सारी चीज़ें बता देते थे कि ये जरूर आएगा, जैसे कि आप समाचार पत्र को देख सकते हैं इधर, या फिर गवर्नर जनरल से, तो कुछ चीजें वो फिक्स कर देते थे कि हाँ इसको आप पढ़ के जाने, और लास्ट टाइम में उसको रिवीजन करने की भी बात करते थे कि वो चीज जरूर देख लीजिएगा। जी, तो ये सारी बातें हो गई, मोटिवेशन डिमोटिवेशन वगैरह सब कुछ। जैसे अब रिवीजन की बारी आती है कि एग्जाम पास आ गया, रिवीजन कितना जरूरी है और किस तरीके के रिवीजन जरूरी है, ये भी बताएं। रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट पेपर में मैं क्या की थी कि पहले नोट्स बना ली थी, मैंने नोट्स बना लिया था, तो रिवीजन के दौरान तो पूरे नोट्स पढ़ नहीं सकते थे, तो मैं PYQ लगाती थी, और उसमें जो क्वेश्चन ऐसा लगता था कि नहीं अभी ये नए हैं तो उसको मैं सर्च करके पढ़ लेती थी। और मैं रिवीजन के दौरान भी जो चीजें नई लगती थी उसको लिख लेती थी, और रिवीजन तो जरूरी है करना। जी, आपने नोट्स जो बनाया उसी से रिवीजन करती थी या कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ती थी आप? मैंने बताया ना, नोट्स से मैं रिवीजन करती थी, क्योंकि नोट्स में लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना हो गया था कि
बहुत सारी चीजें याद हो गई थी। नई चीजों को मैं सोचती थी कि पीवाईक्यू में जो नई चीजें हैं उसको भी पढ़ लूं, और बाकी ये रहता है कि रिवीजन के दौरान कुछ ज्यादा नई चीजें नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जो पुरानी चीजें हैं उसी को बार बार रिकॉल कर ले तो तो अगला मेरा सवाल ये है, और ये अंतिम सवाल रहेगा मेरा आपसे, जैसे एग्जाम करीब है, 10-15 दिन एग्जाम को बचे हैं, तो उस समय क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए बच्चों को, जिससे कि वो एग्जाम टाइम में फ्रेश फील करें और एक मतलब बोझ ना लगे उनके ऊपर, परेशान ना हो, तो उसमें आप क्या करना चाहेंगे? एग्जाम टाइम में जैसे कि मैंने तो क्लास करना थोड़ा छोड़ दिया था, और फ्रेश फील करने की बात है तो आप ये कर सकते हैं कि आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। पढ़ने के दौरान आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो गाने वगैरह सुन सकते हैं, मोटिवेशन वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। जी, तो 10 दिन पहले बच्चों को कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए और कुछ ऐसा न लेके प्रेशर वो प्रेशर बिल्कुल नहीं। जी, तो ये थी वंदना जिन्होंने जीआरएफ 2024 जून जो 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने समय दिया, और बहुत बहुत बधाई आपको आगे के लिए। तो ऐसे और भी विद्यार्थियों से हम जानेंगे उनके तैयारी के बारे में, कुछ नेट के स्टूडेंट से भी जानेंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया कि उनकी तैयारी में से कहाँ से कौन सी कमी रह गई थी जिससे उनका नेट नहीं हो पाया। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन के लिए और डॉक्टर सत्यपाल सर से जुड़ी क्लासेस के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।